जानिए कहानी प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी की। बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव, नामांकन से लेकर परीक्षा तक के लिए उठाए कड़े कदम, टाइमली सेशन के लिए बदल दिए थे पूरा सिस्टम, भारी संख्या में छात्रों को क्यों करना पड़ा था एक्सपेल्ड, सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगाए ये गंभीर आरोप। जानिए सब कुछ कहानी जिंदगी की में सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ के खास कार्यक्रम कहानी ज़िंदगी की में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी उपलब्धियां जितनी गिनाए जाए उतनी ही ज़्यादा हैं। गिनती शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन उनकी उपलब्धियों की जो सूची है वो ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसी शख्सियत जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही साथ उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी करीब से देखा है। जिस पटना कॉलेज के कभी वो छात्र रहे थे, उसी पटना कॉलेज के प्रिंसिपल होने का किरदार भी उन्होंने निभाया है। आज हम स्वागत करते हैं कहानी ज़िंदगी की में प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत ही मैंने इस चीज़ से की है कि आप पटना कॉलेज में प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन बाद में आप वहाँ के प्रिंसिपल भी बने। तो जब आप वहाँ की कमान संभाल रहे थे तब शिक्षा व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? ध्वस्त थी मोटे तौर से। जब मैं पटना कॉलेज प्रिंसिपल बनने के पहले अर्थशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय, जिसे आप स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के रूप में भी जानते हैं, के अध्यक्ष का भार संभाला था, कार्यभार संभाला था 2003 में। तो उस वक्त वहाँ भी व्यवस्था ध्वस्त थी, समय पर नामांकन नहीं हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि 1967 के बाद पूरे बिहार में मैं मानता हूं अर्थशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय, जिसका मैं अध्यक्ष बना था फरवरी 2003 में, पहला विभाग हुआ जिसने जुलाई में सत्र प्रारंभ किया। मैं अगले 5 वर्षों तक अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष था और सभी 5 वर्षों में मैंने सत्र को समय पर प्रारंभ किया, अर्थात जुलाई में सत्र शुरू किया। यहाँ तक कि 2008 में जून में अंतिम सप्ताह में पढ़ाई प्रारंभ हुई। ठीक पटना कॉलेज जब आया तो वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। परीक्षा में कदाचार बड़े पैमाने पर था और मुझे कड़ाई करनी पड़ी। बड़ी संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण था ये मेरे लिए, छात्रों को परीक्षा से निष्कासित करना पड़ा, लेकिन मैंने परीक्षा की शुद्धता पर जोर दिया। और लोगों का मानना है कि उस समय मेरे कार्यकाल में पटना कॉलेज की परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त थी। तो व्यवस्था तो चरमराई थी विश्वविद्यालय की जब मैं अध्यक्ष बना अर्थशास्त्र का और पटना कॉलेज का, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया दोनों जगह कि समय पर नामांकन हो, पटना कॉलेज में भी नामांकन समय पर हो, वर्ग समय पर प्रारंभ हो, और वर्ग हो ही नहीं, परीक्षा समय पर हो और परीक्षा में कदाचार न हो। जी प्रोफेसर साहब, आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है, ये हम सभी जानते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा के दिन कैसे थे? जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप स्कूल जा रहे थे, तो वो दिन कैसे थे? देखिए, मैं अपने गांव में अभ्यास पुस्तकालय थी, विद्यालय था, सरकारी विद्यालय, उसे 50 के दशक में शिक्षा प्राप्त की थी, प्राइमरी स्कूल की। 3 शिक्षक थे और वह विद्यालय टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से जुड़ा हुआ था, तो कुछ ट्रेनिंग्स भी पढ़ाते थे और वहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। वर्ग होते थे और जो कुछ मैंने सीखा उसी सरकारी विद्यालय में सीखा। बाद में जब मैं दलसिंह सराय, जो मेरा लोकल टाउन था, CHE स्कूल में 6ठे क्लास में नामांकन किया 58 में और 63 तक वहाँ रहा, तो वहाँ भी पढ़ाई ठीक होती थी। और जो आधार बना, चाहे वो भाषा के टर्म्स में हो
या अन्य विषयों में, वो आधार स्कूल में ही बना। आगे चलकर जब मैंने परीक्षा दी 1964 की मैट्रिक की, तो जहाँ तक मेरी सूचना है आर्ट्स में अनडिवाइडेड बिहार में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और साइंस आर्ट्स मिलाकर के भी जो 100 ऊपर के 100 छात्र थे उसमें मेरा स्थान था। और यही कारण था कि मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी लेवल में भी स्कॉलरशिप मिली। स्कूल में तो स्कॉलरशिप मुझे मिलती ही थी। बाद में जब मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया बीए ऑनर्स में, तो सिर्फ अर्थशास्त्र में मुझे प्रथम स्थान नहीं प्राप्त हुआ और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, बल्कि हिंदी जो कंपलसरी विषय था, जिसमें सभी विषयों में ऑनर्स रखने वाले छात्रों को परीक्षा देनी होती थी, उसमें भी मुझे शिफ्टन हिंदी गोल्ड मेडल। तो एक गांव से आया हुआ लड़का जो एक साधारण बैकग्राउंड का हो, मिडिल क्लास पेजेंट फैमिली का, वो पहली बार पटना आता हो और वो प्रथम स्थान रखता हो, और उसके बाद भी उस प्रथम स्थान को बरकरार रखता हो, ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय स्कूल की भी पढ़ाई ठीक थी गांव में, और जो लोकल शहर था, और पटना कॉलेज की भी पढ़ाई ऊंचे दर्जे की थी। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि अपने समय में जब मैं बीए में पढ़ता था, तो पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज से मैंने जर्मन की पढ़ाई की, पटना में फ्रेंच की पढ़ाई की। तो ये सुविधाएं थी। तो गांव से आने वाला एक छात्र जिसका कोई पैतृक बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो जिस पर आप दावा कर सकते हो कि बहुत अच्छा हो, और वो अच्छा कर सके, जीवन में अच्छे अंक से पास हो, छात्रवृत्ति मिले, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करे और विश्वविद्यालय में अपना प्रमुख स्थान बना ले, तो ये सिर्फ उस छात्र की उपलब्धि नहीं है, उस सिस्टम की भी उपलब्धि है जो सिस्टम उस समय था। आज जब वो सिस्टम समाप्त हो गया है तो मुझे घोर चिंता होती है, और यही कारण है कि अनेक अवसरों पर मैंने शिक्षा की दुर्दशा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं, और मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल उठाया, नीतीश कुमार जी के सामने जोरदार शब्दों में उठाया है कि क्या हुआ उस शिक्षा व्यवस्था का, उस सीढ़ी का, जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम आज इस स्थिति में आए कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ में बैठकर भाषण दे रहा हूँ, उसका क्या हुआ, चिंता होती है। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपको ऐसा लगता है कि बुरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे ये भी साफ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो नींव थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। तो आज की तारीख में आप उस शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमियाँ देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है? सीधी चूक है, नीतिगत चूक है, ऐसा मुझे लगता है, और ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ सरकारों पर और मुख्यमंत्री पर कि उनकी प्राथमिकताओं में शिक्षा नहीं है। ये ऐसा ही है कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूल इनरोलमेंट बढ़ा है, नामांकन बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल का ध्वस्त हो चुका है, जिससे एक चौथी श्रेणी का कर्मचारी भी, आप उसे पीएन कह सकते हैं, चपरासी कह सकते हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जितना सरकार दावा करे। जहाँ तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैं लगभग 60 सालों से, लगभग 57 साल से पटना यूनिवर्सिटी में 57 ईयर्स से छात्र और शिक्षक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ समय मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रिसर्च के सिलसिले में अवश्य गया था, लेकिन मोटे तौर से मैं पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, स्टूडेंट एंड टीचर, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं जब पटना कॉलेज का प्रिंसिपल था, तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर के सामने कहा था, मैंने, बृषेंद्र पटेल जी थे, फाउंडेशन डे के मंच से कहा था कि अगर पटना कॉलेज को इसी तरह से चलाना है और पटना यूनिवर्सिटी को इसी तरह से बेहतर है बंद कर दीजिए। पटना कॉलेज को ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पटना यूनिवर्सिटी 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और वहाँ की दुर्दशा ये है कि 50% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जो शिक्षक 10 साल 15 साल पर बहाल किए जाते हैं, वो सबसे नीचे की श्रेणी के शिक्षक में बहाल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। जो उच्च
पद है, रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। आज स्थिति ये, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैंने बार बार मीडिया से कहा और आप गंभीरता से उसे उठाइए। पटना विश्वविद्यालय के कई विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, लेकिन उसमें से एक विभाग इतिहास विभाग है, जिसमें लेट प्रोफेसर के दत्त थे, रामचंद्र शर्मा जी थे, इंटरनेशनली नोन थे, अन्य प्रोफेसर थे। और 6 महीना पहले जब पीजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रिटायर किए तो पूरी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस सहित सिर्फ 2 शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति 1 साल पहले हुई थी, जो कंफर्म भी नहीं थे, और अध्यक्ष के लिए एक शिक्षक नहीं मिला। तो दूसरे विभाग से एक शिक्षक को बोरो करके हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि आज के माननीय शिक्षा मंत्री उसी विभाग के स्टूडेंट, चीफ मिनिस्टर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनको पता नहीं। और मैं आपको बताऊं कि ये केवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट की कहानी नहीं है, यह केवल पटना यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। पूरे बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में मोर देन 50% प्रोफेसर के पोस्ट खाली हैं। जब शिक्षक नहीं होंगे और जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, उनकी क्वालिटी पर, तो किस तरह की शिक्षा, किस तरह का एजुकेशन, किस तरह की यूनिवर्सिटी। और आप लगातार पिछले वर्षों से देख रहे हैं गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। अभी 1 सप्ताह पहले गंभीर आरोप लगा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह सही है कि राज्यपाल साहब कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और वही नियुक्त करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। चयन समिति में सरकार के नुमाइंदे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक कुलपतियों पर सिर्फ आरोप नहीं लग रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, उसमें से कुछ जेल जा रहे हैं, पद त्याग करना पड़ रहा है, और सब कुछ वैसा ही बना हुआ है। और इन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जो छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं वे कौन है? वो उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा मुख्यमंत्री करते हैं या उसके पहले के मुख्यमंत्री लालू यादव करते थे। गरीबों के मसीहा कहने वाले लोग जवाब दें, अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी बच्चियों को, और गरीब घर के बच्चे जिनका वोट लेकर वो सत्ता में है, दावा करते हैं, वादा करते हैं, वो स्कूल ध्वस्त है, कॉलेजेस ध्वस्त है, यूनिवर्सिटी ध्वस्त है। तो यह नीतिगत फैसला इन्होंने किया है कि इन यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दो, क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में नहीं रहे, प्राइवेट स्कूल सामने आ जाएं और गरीब लोग शिक्षा से वंचित हों। ये पुल बनाने से, फ्लाईओवर बनाने से कुछ नहीं होगा। प्लेटो नामक दार्शनिक आज से 2500 साल पहले कहता था एथेंस में अपने पूर्व के राजाओं को, पेरिक्लिस, सोफोक्लिस को, क्या कर रहे हो? डॉकयार्ड, शिपयार्ड बना के क्या होगा? इंसान बनाओ, मानव बनाओ। और इंसान कैसे बनेगा बिना शिक्षा के? उसका आत्मविकास कैसे होगा? सवाल का जवाब मिलना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट केवल जीडीपी नहीं है, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है। हर मानक पर बिहार पीछे पड़ा हुआ है। और ठीक है, कुछ सड़कें बन गई, कुछ चमक बढ़ गई, लेकिन शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी हो, उस शिक्षा की जिस शिक्षा के हम प्रोडक्ट हैं। क्या हुआ पटना कॉलेज, क्या हुआ पटना यूनिवर्सिटी? तो मैं बहुत दुखी हूं, क्षुब्ध हूं, और इसीलिए मैं आपको क्षोभ में, गुस्सा में कर रहा हूं। लेकिन आप जाके देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जो एकेडमिकली क्वालिफाइड है और जिसके घर में पैसा है, बिहार में शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहता है, नहीं चाहती है लड़कियां। इसी पर प्रोफेसर साहब एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, इस पे आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगी कि एक वक्त था जब बिहार के पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी जहाँ देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे। एक वक्त था जब बिहार अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता था, और उसके बाद आपने वो वक्त भी देखा है जब आपने ही कह दिया था सरकार से कि अगर इसी तरीके से चलाना है तो कॉलेजेस को बंद किया जाए। उन सारी चीज़ों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद आज जो स्थिति हो रही है उस पर क्या कहेंगे कि अब बिहार का जो भविष्य है वो इन्हीं कॉलेजेस के हाथ में है, इन्हीं सरकारी स्कूलों के हाथ में है? अंधकार में है, हकीकत यही है। लेट अस एक्सेप्ट इट।
डिनायल मोड में रहने से काम नहीं चलेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय ही नहीं, कॉलेज का ही नहीं, स्कूली शिक्षा भी ध्वस्त है। बड़ी संख्या में स्कूलों में पद रिक्त है। क्यों इतनी देर लगती है स्कूल में अपॉइंटमेंट में? हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया को तेज करने की बात कर रहे हैं लोग। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में 96 में अपॉइंट हुआ, गंभीर आरोप लगे। जो चयन समिति का अध्यक्ष बहावत रफी जेल गए, गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। 2003 में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, विजिलेंस इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई जो कभी पूरी नहीं हुई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ी प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ अपॉइंटमेंट हुए और ये लंबी प्रक्रिया है पूरे बिहार में। ये 10 साल 15 साल पर जैसे कुंभ का मेला लगता है। शिक्षक बहाल किए जाते हैं। हम लोग के ज़माने में हर साल शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, हर वैकेंसी भरी जाती थी, शिक्षक होते ही नहीं थे, क्वालिफाइड टीचर्स होते, उसमें से कई लोग सेंट्रल सर्विसेज में चले जाते थे। आप देखेंगे कि सम ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेट्स पहले शिक्षक थे। क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। सरकार नहीं चाहती है। आज मुख्यमंत्री तय कर लें, 1 साल के अंदर सारी रिक्तियां भरी जा सकती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग से सिलेक्शन कमेटी बन सकता है। आपको विश्वास नहीं है अपने कुलपतियों पर जिनकी नियुक्ति आपने की है और जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जो जेल जा रहे हैं और जिनके बारे में आप खुद अब बोल रहे हैं कि गलत है। आप उनको हटाइए, बर्खास्त कीजिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के विद्वानों की समिति बनाकर अपॉइंट कीजिए। क्या देश में मेरिट की कमी है? क्या क्वालिफाइड युवक युवतियां नहीं है? नियुक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है अगर इरादा हो मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जो चाहते हैं होता है, जो नहीं होता है सीधा उत्तर है कि वो नहीं चाहते हैं। और दुख तब होता है, आरणी तब है जब ये मुख्यमंत्री, चाहे ये वर्तमान हो या पहले के हो, ये सारे उस वर्ग से आते हैं जिन वर्गों को पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कहा जाता है। ये पिछड़े वर्ग तो कहां जाएगा ये? और जैसा मैंने कहा, जिनके पास साधन नहीं है वो सरकारी स्कूल को छोड़कर कहां जाएंगे, सरकारी कॉलेज छोड़ के कहां जाएंगे? लेकिन इन सारी संस्थाओं का डेलिबरेट ढंग से, जानबूझकर शिक्षकों से रिक्त किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है और 2म दर्जे की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। स्वाभाविक है कि ये रिप्लेस हो जाएंगे कालांतर में प्राइवेट सिस्टम से। लेकिन प्राइवेट सिस्टम में जो कॉलेजेस और स्कूल है उसको कौन अफोर्ड करेगा इस एक्सपेंसिव एजुकेशन को? और इसीलिए मैंने कहा कि ये प्राथमिकता नहीं है। जनता को सीधे आना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारो, तभी मानव विकास होगा। क्योंकि गरीब को वही शिक्षा और स्वास्थ्य मिलती है जो सरकारी संस्थान है, और नहीं तो गद्दी छोड़ो। जेपी आंदोलन का सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट नारा था शिक्षा में आमूल परिवर्तन। क्या यही शिक्षा में आमूल परिवर्तन है? शिक्षा विहीन हो गई, शिक्षक विहीन कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यही शिक्षा है आमूल परिवर्तन का? क्या यही हाल है कि एक चपरासी भी सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है? और ये उनके समय में हुआ है जो उसी जेपी मूवमेंट के उपज हैं, जो उसमें नारे लगाते थे शिक्षा में आमूल परिवर्तन। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं शिक्षा के सवाल को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं, खासकर तब जब मैं उसी शिक्षा से निकल कर आया हूं जो बिहार की थी। जो कुछ था अर्ली एज में, बड़े बड़े लोग इससे पैदा हुए, सभी क्षेत्रों में जगमगा रहे हैं, आज भी हैं पुराने लोग। लेकिन आज क्या स्थिति है? इसीलिए मीडिया को चाहिए इन सवालों को उठाना। मेरे माध्यम से आप उठा रही हैं, मुझे खुशी है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको अलग से इस सवाल को उठाइए। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जब आप पटना कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो बहुत ज़्यादा कदाचार था, एग्जामिनेशंस भी जो थी वो टाइमली नहीं हो रही थी, ना ही सेशंस वक्त से स्टार्ट किए जाते थे। ऐसे में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा था कि सबसे पहली चीज़ अगर सुधारनी है तो यही सुधारनी होगी? पहला, समय पर नामांकन। और मैंने कहा अर्थशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय 2003 फरवरी में मैंने तय किया कि जुलाई में सेशन शुरू होगा। और मैंने कहा 1967 से ऐसा संभव पूरे पटना विश्वविद्यालय नहीं हुआ, पूरे बिहार में नहीं।
और 3 दिन में सेम डे लास्ट डेट जब एडमिशन का था, फॉर्म भरने का लिस्ट निकाल दी मैंने। सेकेंड डे फुल एडमिशन, थर्ड डे क्लास। आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अन्य विभागों में देर से शुरुआत हुई। कई लोगों ने कहा भी कि आप, हमने कहा करेंगे, और तय किया तो किया। और जो अंतिम वर्ष था मेरा 2007 फुल ईयर, तो जून के लास्ट वीक मैंने कहा शुरू किया छात्रों की राय से कि ये कैसे संभव हुआ, जो मैं कर सकता था दूसरे क्यों नहीं कर सकते, कुलपति क्यों नहीं कर सकते। समय पर नामांकन, समय पर परीक्षा और कदाचार मुक्त परीक्षा। स्वाभाविक है, ये पहली शर्त है। जो शिक्षक बच गए हैं गिने चुने, उनकी उपस्थिति क्लास में उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। जो नए काम करते हैं उनको दंडित करना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, बाद में दंडित। और कुछ हद तक ये संभव मेरे द्वारा हुआ। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े विद्वानों का लेक्चर कराना, फाउंडेशन डे लेक्चर, जो पहले नेता और ब्यूरोक्रेट आकर के झंडा फहरा कर करते थे। मैंने एक विद्वान को बुलाया था जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, जे कृष्णमूर्ति, जिनके भगना अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, और पटना कॉलेज में दिया। मैंने अकादमिक गतिविधियाँ की, प्रेमचंद की जयंती मनाई, अन्य विद्वानों की, दिनकर की जयंती मनाई गई, कुछ अन्य लोग आए, विद्वान आए, उससे एजुकेट होते हैं। डिबेट को प्रोत्साहित किया, लड़कों से डायरेक्टली इंटरैक्ट किया। तो मैंने कोशिश की, ये छोटा ही प्रयास था लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास था कुछ लोगों ने। और मैं आपको बताऊं कि मैं हॉस्टल में रात में था, जब हॉस्टल को सुधारने की बात आई, इकबाल हॉस्टल में अखबारों ने उसको रिपोर्ट की, कहा कि नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं हॉस्टल्स में जाता था, मैंने 1-2 रात वहाँ निवास किया प्रिंसिपल रहते हुए, कि मैं देखूं कि उनकी स्थिति क्या है, उनका मेस क्या है। और ये रिकॉर्ड की बात है, तो देख सकते हैं। तो छात्रों के साथ और कड़ाई के बावजूद हंड्रेड्स में मैंने एक्सपेल किए, जो बहुत कठोर कदम था। लेकिन छात्रों ने यह महसूस किया कि भले उनका नुकसान हो रहा है लेकिन उनके हित में हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब अर्थशास्त्र विभाग में एडमिशन के लिए एक लड़का प्रेशर देने आया, तो उसने कहा कि उसके चाचा डिप्टी सेक्रेटरी असेंबली में है। मैंने कहा कि उनके चाचा आए, मैंने कहा मिस्टर डिप्टी सेक्रेटरी, यू आर इन द चैम्बर ऑफ प्रोफेसर एंड दैट टू एन के चौधरी, डोंट टेल मी दैट यू आर डिप्टी सेक्रेटरी इन द असेंबली सेक्रेटेरिएट, इससे एडमिशन नहीं होगा। और वर्चुअली उन्हें मैंने बाहर किया, सम्मानपूर्वक कहा कि आप जाएं। आप जानते हैं वो लड़का सेटअप नहीं हो पाया और 1 साल बाद उसका नुकसान हुआ। लेकिन बाद में जब मैंने पूछा कि हाउ इज़ योर चाचा, आपके चाचा कैसे, उन्होंने कहा कि आपकी तारीफ कर, हम कहे उनको तो मैंने इंटरटेन नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि एक शख्स तो ऐसा है जो सिस्टम को पटरी पर लाना चाहता है, तुम्हारा नुकसान भले हुआ। मैं कड़ाई की अर्थशास्त्र विभाग में, मुझे दुख है कि कुछ लोगों को उससे नुकसान हुआ होगा, थोड़ा ज़्यादा ही कड़ाई की, क्योंकि सिस्टम इतना क्लैप्स कर गया था कि और नहीं चाहते हुए पटना कॉलेज में बहुत कठोर कदम मैंने उठाए। पहले लड़के लड़कियों को मैंने समझाया, बार बार समझाया कि अनफेयर मीन्स मत करो, खुद हर कमरे में जाता था और अंत में मुझे एक्सपेल करना पड़ा। मुझे आज भी दुख है कि बड़ी संख्या में, लेकिन जब केओस होता है तो कर्फ्यू लाना पड़ता है। कर्फ्यू अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जब चारों तरफ केओस हो तो ये मुझे करना पड़ा। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक मैसेज गया और लड़कों ने यह ज़रूर महसूस किया कि भले ये कठिन कदम है, कठोर कदम है, हमारा नुकसान, लेकिन ये किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। इसीलिए छात्रों ने मुझे सम्मान दिया और मैं बिना सिक्योरिटी के रात में मूव करता था, लेकिन छात्रों ने मुझ पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कड़े कदम उनके हित में। आज भी जब व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, कठोर कदम की ज़रूरत है, लेकिन हम यह नहीं कहते कि उतना कठोर आप हो जाए कि मानव ये लोगों को बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन बीच का तो रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन कौन उठाएगा? अगर सरकार ने तय कर लिया है कि शिक्षक नहीं होंगे तो नहीं है, अगर सरकार तय कर ले कि क्वालिटी शिक्षक की गारंटी हम नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, सरकार अगर तय कर ले कि समय पर सब कुछ नहीं हो तो नहीं होगा। और यही हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री को मैंने कहा, मंच से कहा तारामंडल में, उसे मैं सुशील मोदी भी थे, आज नहीं, आज से 10 साल पहले कहा कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इस प्रोफेसर को आप गुस्सा में देखते हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की कि इस प्रोफेसर को गुस्सा क्यों आता है? आज मैं बताता हूँ।
एक साधारण परिवार से आके एक सीढ़ी चढ़कर मैं यहाँ पहुँचा। ठीक था, मैं मेधावी था, हर क्लास में फर्स्ट ही फर्स्ट करता था, 4 गोल्ड मेडल लेकर। वो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कहाँ गया ये? कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री जी। आज मेरे भाई मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के छात्र वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। कैसे पहुँचेंगे? उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। जो टीचर है क्वालिफाइड टीचर नहीं है, क्वालिटी नहीं है। कहाँ जाएंगे? दिल्ली नहीं जा सकते, बंबई नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, उनके पास धन नहीं है और आप इंश्योर नहीं कर सकते। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, रिकॉर्ड की चीज़ें आप देख लीजिए, और बार बार मैं कहता हूँ। और आज तो सारी व्यवस्था ही ध्वस्त है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक कुलपति को 4 विश्वविद्यालय का चार्ज, और उस पर गंभीर आरोप किसने नियुक्त किया? मुख्यमंत्री जी। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आप कर रही होंगी मीडिया में, यही कहीं तो वो कोई न कोई जिम्मेवार है। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में अगर एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में महामहिम राज्यपाल साहब कुलाधिपति भी इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन अगर महामहिम कुलाधिपति का कार्यालय भ्रष्टाचार कर रहा है या लिप्त है, तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलकर कहना चाहिए कि आप अपने नुमाइंदे राज्यपाल को कहें कि वो ढंग से काम करें, और नहीं तो उनको रिकॉल करने की मांग करें, वापस जाएं, सेव एजुकेशन। और इसीलिए छात्रों, युवकों को सामने आना चाहिए, जेपी आंदोलन का कहना चाहिए, शिक्षा को बचाओ और नहीं तो गद्दी छोड़ो। उम्मीद करती हूँ कि आज प्रोफेसर साहब की बातें सुनने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज जैसी है, पहले कैसी हुआ करती थी और भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कहानी ज़िंदगी के अगले एपिसोड में अगले शनिवार को मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।